नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश एसटीआर खेती में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की पहली सिंचाई के समय हमको कौन सी सावधानियां रखनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पहली सिंचाई हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, बहुत चीज़ों को करना ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से पहली सिंचाई के समय कुछ सावधानियाँ भी रखना ज़रूरी होता है। यदि हम इन सावधानियों को नहीं अपनाते हैं और सही तरीके से जो पहली सिंचाई पर कार्य हैं उनको नहीं करते हैं तो हमें नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। और यदि आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो कम लागत भी लगेगी और अच्छी तरह पहली सिंचाई पर ही पौधा ग्रोथ करना चालू कर देगा, क्योंकि पहली सिंचाई में पौधा ग्रोथ की स्टेज में चालू होता है, जो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की अतिरिक्त डोज की आवश्यकता होती है। तो आइए हम इसके बारे में कुछ डिटेल से बात करते हैं। किसान भाइयों, जब हम गेहूँ की बुआई करते हैं तो दो तरीके से बुआई करते हैं और दोनों तरीक़ों से बुआई करने पर पहली सिंचाई के समय कुछ सावधानियाँ यानी कुछ कार्य जो हैं अलग हो जाते हैं। पहले सिंचाई के समय जो हम यदि कुछ इस प्रकार से बुआई कर रहे हैं कि जो पलेवा हम करके करते हैं तो आपको अलग तरह से काम करने हैं। यदि आप बगैर पलेवा किए हुए गेहूं की बुआई करते हैं तो आपको कुछ काम अलग तरीके से करने हैं। तो यदि आपने गेहूं की बगैर पलेवा किए हुए बुआई करते हैं, सूखी बुआई करते हैं, तो आप देखते हैं कि जब आपका गेहूं का जमाव होता है उसके साथ साथ खरपतवार भी निकलना साथ में चालू हो जाते हैं। और जब पहली सिंचाई 20 से 25 दिन पर आप करते हैं तब तक खरपतवार भी काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं। ऐसे में यदि हम खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए सिंचाई के बाद खरपतवारनाशी का स्प्रे करते हैं तो सिंचाई करने के 8 से 10 दिन के बाद हम खरपतवारनाशी स्प्रे करते हैं, तब तक पौधा थोड़ा बड़ा हो चुका होता है, पौधा मजबूत हो चुका होता है। और जो खरपतवारनाशी का स्प्रे करते हैं उसकी डोज भी हमको अधिक देनी पड़ती है और उसके साथ साथ कंट्रोल भी काफ़ी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और हमारी गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचता है। तो यदि आपने बगैर पलेवा किए हुए सूखी गेहूं की बुआई की है तो जब आप पहली सिंचाई करने जा रहे हो 24 से 48 घंटे पहले ही आप खरपतवारनाशी का स्प्रे कर दें। इस समय पौधा छोटा होता है तो डोज भी आपको कम रखने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आपके खर्च में भी बचत होगी और कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उसके बाद आपने सिंचाई कर दी तो आपका गेहूं का पौधा अच्छी तरह स्वस्थ बना रहेगा। लेकिन यही काम आपको कुछ अलग करना है यदि आप पलेवा करके गेहूँ की बुआई करते हैं, क्योंकि जब आप पलेवा करके गेहूँ की बुआई करते हैं तो पलेवा करने के बाद जो है गेहूं पहले उग जाता है और उसके काफ़ी समय बाद जो है खरपतवार उगते हैं। जो पहले सिंचाई करते हैं तो ऐसे समय में खरपतवार काफ़ी छोटे होते हैं और यदि ऐसे खेतों में आप खरपतवारनाशी का सिंचाई के पहले स्प्रे कर देते हैं तो बाद में भी खरपतवार उग जाते हैं, जिससे आपको बाद में खरपतवार निकालने के लिए दोबारा खरपतवारनाशी का स्प्रे करना पड़ता है, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है और साथ में लागत भी आपकी काफ़ी अधिक बढ़ जाती है और गेहूं की फसल को भी नुकसान होने के चांस बने रहते हैं। तो दोनों चीज़ों में आपको ध्यान से करना है, सावधानी से करना है, तभी आप अच्छी तरह से कंट्रोल खरपतवार पर कर पाएंगे। अब जब पहली सिंचाई हम 20 से 25 दिन पर कर देते हैं, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पहली सिंचाई आपको थोड़ा लेट करनी पड़ती है, क्योंकि 20 से 25 दिन तक तो पर्याप्त नमी ही खेत में बनी रहती है। तो ऐसे जगह पर आपको 25 से 30 दिन पर पहली सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप जब भी पहली सिंचाई करें, लेकिन उसके बाद आपको ज़रूरत होती है उर्वरकें देने की, जो कि पौधे की इस स्टेज में अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति करती है। लेकिन उर्वरक में भी आपको कुछ तरीके अपनाने हैं, क्योंकि बहुत से किसान भाई आज के समय में डीएपी का केवल उपयोग करते हैं, जिसमें पोटास की मात्रा नहीं होती है। तो या तो आप जब गेहूं की बुआई कर रहे हो तो पोटास यदि डीएपी दे रहे हैं तो साथ में दे देनी चाहिए और उसके साथ साथ जिंक आदि भी आपको बुआई के समय दे देनी है। यदि आपने अभी तक नहीं दिया है तो पहली सिंचाई में ये सभी कार्य आपको पूरे कर लेने होंगे, जिससे पौधे का अच्छी तरह विकास हो, पौधे में अच्छी टेलरिंग हो, अच्छे कल्ले निकलें। और यदि यहीं पर पौधा कमज़ोर हो जाता है तो बाद में आप कोई भी उपाय कर लेते हैं, पौधे में अच्छी तरह विकास या अच्छी तरह पौधा ग्रोथ नहीं करता है। तो जब आपने पहली सिंचाई कर दी है, पहली सिंचाई के बाद आपको यूरिया की जो मात्रा लेनी है वो लेनी है 40 से 45 किलोग्राम।
जो 1 एकड़ के लिए लेना है, और इसके साथ में आपको जिंक मिला लेना है यदि आपने बुआई के समय नहीं दिया है, क्योंकि मोनो जिंक 33% वाली आसानी से सभी क्षेत्रों में मिल जाती है। तो इसकी 5 किलोग्राम मात्रा लेकर के और यूरिया के साथ मिला करके आप छिटकुआं बीज से खेत में बिखेर सकते हैं। यदि आपके खेत में दीमक आदि का भी प्रकोप है, यानी खेत में दीमक भी दिखाई पड़ रहा है, इसके साथ साथ जड़ माहू भी आपके क्षेत्र में लग जाता है, तो आपको थायोमेथाक्सम 100 ग्राम ले लेना है, या इसकी जगह पर आप क्लोरपाइरीफास जो है 250 ml ले करके और उर्वरक के साथ मिला करके भी दे सकते हैं, या सिंचाई के साथ भी पानी में चला सकते हैं। तो दीमक और जड़ माहों पर भी अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, यदि आपने डीएपी का प्रयोग किया है, पोटास की मात्रा नहीं दी है, तो इस समय आप पोटास भी दे सकते हैं, जो यूरिया के साथ में मिला करके आप बुआई कर सकते हैं, जिससे आपको एक साथ में ये सभी चीज़ें दे देंगे तो लेबर आदि का खर्चा भी बचेगा और पौधा जो है इसी स्टेज से अच्छी तरह विकसित होना चालू हो जाएगा। पोटास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यूरिया और फास्फोरस, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस जिस तरह से पौधे के लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार से पोटास भी पौधे के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि पोटास देने से आपको बहुत से लाभ होंगे। जो आपका लाभ है सबसे मुख्य रूप से जो पौधे में विकास होता है वो भी अच्छी तरह से होता है। बाकी जो अन्य प्रक्रियाएं, प्रकाश संश्लेषण आदि, भोजन बनाने की, ये सब अच्छी तरह से होना चालू हो जाती हैं। सारे सिस्टम जो हैं वो अच्छी तरह से होते हैं, और पौधे में जो दाने का भरा होता है वो भी ठीक ढंग से होता है। तो इसलिए पोटास भी आपको देना ज़रूरी होता है। पोटास आपको मार्केट में 2 प्रकार की मिल रही है, एक 14% वाली और एक पुरानी जो है MOP मिल रही है, यानी म्यूरेट ऑफ पोटास। तो ये आपको 60% में मिलती है। इसी पोटास को आपको चुनना है, और इसकी आप मिट्टी के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर डोज आपको अलग रखनी पड़ेगी। यानी आपके अपने क्षेत्र के हिसाब से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और 30 किलोग्राम तक पोटास लेनी है, और इसको साथ में यूरिया के मिला करके आप दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब आप देखते हैं कि जब आपने पहली सिंचाई कर ली है और पहली सिंचाई के 10 से 12 दिन पर पौधा पीला पड़ना चालू हो जाता है, जो एक काफ़ी बड़ी समस्या बनती है। और जब पौधा पीला पड़ जाता है तो पौधे की ग्रोथ ज्यों की त्यों रुक जाती है और पौधा कमज़ोर हो जाता है, और बाद में कमज़ोर होने के कारण जो है उपज भी प्रभावित होती है। तो पौधा पीले पड़ने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो यदि आपके क्षेत्र में पाला अधिक पड़ रहा है, कोहरा पड़ रहा है, धूप अच्छी तरह से खेत में नहीं पहुंच रही, जिसके कारण सिंचाई करने के बाद पौधा पीला पड़ जाता है, यानी अधिक दिनों तक पर्याप्त नमी बने रहना, ये भी एक पौधा पीला होने का कारण है। जिसका एक मुख्य कारण है कि जब हम पहले सिंचाई करते हैं तो भर भर कर खेत में पानी देते हैं, यानी अधिक पानी भर देते हैं, जिसके कारण पौधे छोटे होने के कारण पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। तो पहली चीज़ आपको करनी है कि हल्की सिंचाई करना है। किसी कारण से यदि भारी सिंचाई हो भी जाती है तो पानी निकास की आपको अच्छी तरह व्यवस्था कर लेनी है, तो आपके खेत में पौधे पीले नहीं होंगे। लेकिन यदि पौधे पीले हो गए हैं तो आपको कुछ उपाय हैं, वो अपना करके आप अच्छी तरह से कंट्रोल भी कर सकते हैं। पौधा पीला जो होगा वो उस पर भी अच्छी तरह नियंत्रण हो जाएगा। एक चीज़ अपनानी है जो घुलनशील उर्वरक आती है 19-19-19, इसकी 1 किलोग्राम मात्रा लेकर के साथ में चिलेटेड जिंक 100 ग्राम लेकर के और साथ में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। चिलेटेड जिंक यदि आप 19-19-19 में मिलाएंगे तो किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा, जिससे आपको अच्छी तरह से लाभ मिलेगा और पौधा जो है हरा भरा हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास 19-19-19 उर्वरक नहीं है या आपके मार्केट में नहीं मिल पाती है तो आप यूरिया ले सकते हैं। इस अवस्था में आपको यूरिया भी मात्र 1 किलोग्राम डोज ही लेनी है और 100 ग्राम आपको चिलेटेड जिंक मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। साथ में चाहें तो आप सल्फर भी मिला करके स्प्रे कर दें, जिससे जो है फफूंद रोग भी नहीं लगेंगे, यानी पीला रतुआ जैसे रोग यदि लगते हैं तो उन पर भी आप कंट्रोल कर पाएंगे, उनसे भी बचाव कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो पहली सिंचाई के समय आपको सावधानी पूर्वक करने हैं, और यदि आप इन तरीकों को सावधानी पूर्वक कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके जो पौधे की ग्रोथ है वो प्रथम स्टेज से ही अच्छी तरह चालू हो जाएगी। तो ये तो रही कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको समय से ज़रूर कर लेनी है। तो ऐसी ही जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।